गुड मॉर्निंग गाइस। चैप्टर मटेरियल कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट में स्टोर्स मैनेजमेंट की 4 टेक्निक को हम कंप्लीट कर चुके। वेरियस टाइप ऑफ स्टॉक लेवल, ईओक्यू, एबीसी एनालिसिस और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, 4 टेक्निक को हम कंप्लीट कर चुके। आज हम स्टोर मैनेजमेंट की 5th टेक्निक को डिस्कस करेंगे और उस टेक्निक का नाम है स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर क्या होता है, स्टोर्स लेजर का पर्पस क्या और स्टोर्स लेजर कैसे बनाते, इन सारे पॉइंट को आज हम डिस्कस करने वाले। स्टोर्स लेजर होता क्या है? मैंने आप लोगों को स्टोर्स मैनेजमेंट सबसे फर्स्ट जो क्लास थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि स्टोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। स्टोर्स मैनेजमेंट का मतलब है मटेरियल को टाइमली परचेज करना, टाइमली मटेरियल को इश्यू करना, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ गुड्स, अंडर स्टॉकिंग को अवॉइड करना, ओवर स्टॉकिंग को अवॉइड करना, मिनिमम वेस्टेज, और आपको एक चीज और बताई थी, वो था प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन करना। जो स्टोर के डेटा है उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना, वो भी स्टोर्स मैनेजमेंट में आता है। अब बात यह है कि स्टोर के डेटा को रिकॉर्ड कैसे करें। स्टोर्स के जो ट्रांजैक्शन है, स्टोर के जो डेटा है, उसको हम रिकॉर्ड कैसे करें। स्टोर्स के डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मेथड है। कुछ मेथड तो थियोरेटिकल है, उसमें से सबसे बेस्ट जो मेथड है स्टोर के डेटा को रिकॉर्ड करना, सबसे जो बेस्ट मेथड है वो है स्टोर्स लेजर। मतलब स्टोर्स लेजर क्या है? स्टोर्स के डेटा को मेंटेन करना, स्टोर्स के डेटा को रिकॉर्ड करना इज स्टोर्स लेजर। कुछ और मेथड हम पढ़ेंगे बट वो थियोरी में पढ़ेंगे, उसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल जो है वो स्टोर्स लेजर में। तो स्टोर्स लेजर का मतलब है स्टोर के डेटा को रिकॉर्ड करना, उसका एक मेथड है स्टोर्स लेजर। अब स्टोर्स के डेटा क्या होते हैं, स्टोर्स के ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम ट्रांजैक्शन और डेटा को समझते हैं, उसके बाद हम स्टोर्स लेजर कैसे बनाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। स्टोर्स के ट्रांजैक्शन क्या क्या होते हैं? स्टोर्स के ट्रांजैक्शन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। स्टोर्स के ट्रांजैक्शन को, स्टोर्स के डेटा को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा स्टोर, ये हमारा स्टोर, राइट। स्टोर में मटेरियल की रिसिप्ट होती है, स्टोर से मटेरियल इश्यू होता है, और स्टोर्स, ये तो हो गई हमारी रिसिप्ट, ये हो गया मटेरियल इश्यू। और स्टोर में मटेरियल का बैलेंस रहता है, मटेरियल की रिसिप्ट, मटेरियल का इश्यू और मटेरियल का बैलेंस। स्टोर्स के डेटा को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस। स्टोर्स के डेटा को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस। अब रिसिप्ट कैसे होती है? स्टोर में मटेरियल की रिसिप्ट का क्या मतलब? स्टोर में जो मटेरियल की रिसिप्ट होती है उसके 2 तरीके हो सकते हैं। स्टोर में जो मटेरियल की रिसिप्ट होती है उसके 2 तरीके हो सकते हैं। मटेरियल कैसे कैसे रिसीव होता है? पहला तरीका, जब हम मटेरियल को परचेज करते हैं, जब हम मटेरियल को परचेज करते हैं, मटेरियल को परचेज करना मतलब मटेरियल हमें रिसीव होगा। और सेकंड, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, हम मटेरियल को डिपार्टमेंट को इश्यू करते हैं। मगर बहुत बार ऐसा होता है कि जो डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट को हमने मटेरियल इश्यू किया है
वो कुछ मटेरियल को वापस रिटर्न कर देता है। हो सकता है जरूरत से ज्यादा इशू कर दिया, या हो सकता है अभी उसको जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत पड़ेगी तब वो वापस ले लेगा। तो बहुत बार हम जिस डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू करते हैं वो उसमें से कुछ मटेरियल हमें वापस रिटर्न कर देता है। अगर डिपार्टमेंट मटेरियल को रिटर्न करेगा तो स्टोर के लिए तो वो रिसिप्ट है, स्टोर के लिए तो वो रिसिप्ट है। तो मटेरियल स्टोर में आता कैसे? दो तरीके से, जब हम मटेरियल को परचेज करते हैं, या फिर जो मटेरियल हमने इश्यू किया है उसमें से कुछ मटेरियल अगर वापस रिटर्न होके आता है। तो मटेरियल आने के दो तरीके, परचेज और रिटर्न फ्रॉम इश्यू, राइट। अच्छा, मटेरियल जाने के तरीके क्या? मटेरियल जाने के तरीके क्या? मटेरियल जाने के तरीके, एक तो जब मटेरियल हम इश्यू करते हैं तो मटेरियल जाएगा। स्टोर में से मटेरियल कम कैसे होगा? पहला तरीका, जब हम मटेरियल को इश्यू कर देते हैं, जिस डिपार्टमेंट को मटेरियल की जरूरत है, जब हम उस डिपार्टमेंट को मटेरियल इश्यू करेंगे तो हमारे स्टोर में मटेरियल कम हो जाएगा। दूसरा तरीका है परचेज रिटर्न। हम सप्लायर से मटेरियल परचेज करते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमने या तो मटेरियल ज्यादा खरीद लिया या कुछ मटेरियल सही क्वालिटी का नहीं था, हमने कुछ मटेरियल वापस रिटर्न कर दिया। तो अगर हम परचेज रिटर्न करेंगे तो मटेरियल स्टोर में से क्या होगा? कम होगा ना। मटेरियल स्टोर में से कम होगा कैसे? जब हम मटेरियल को इश्यू करेंगे, या फिर जब हम मटेरियल जो जहां से खरीदा है उसमें से कुछ मटेरियल अगर हम वापस रिटर्न करेंगे। तो इश्यू करने पर मटेरियल कम होता है, परचेज रिटर्न करने से मटेरियल कम होता है। और मटेरियल कम होने का एक और तरीका है और वो है लॉस। अगर मटेरियल का लॉस हो जाए, वेस्टेज हो जाए, स्क्रैप हो जाए, तो भी मटेरियल क्या होगा? कम हो जाएगा। तो मटेरियल कम होने के तीन तरीके। जब हम मटेरियल को इश्यू करते हैं तो मटेरियल कम हो जाता है, मतलब स्टॉक कम हो जाता है स्टोर में से। जब हम परचेज किए हुए मटेरियल में से कुछ मटेरियल वापस रिटर्न कर देते हैं तो मटेरियल कम होगा। और जब मटेरियल का लॉस हो जाएगा, लॉस का कोई भी तरीका हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है, लॉस बाय फायर हो सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है लॉस का। तो लॉस होने से मटेरियल कम होगा, परचेज रिटर्न करने से मटेरियल कम होगा, और मटेरियल इश्यू करने से मटेरियल कम होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल इश्यू का मतलब मटेरियल जब डिपार्टमेंट को इश्यू किया जाएगा वो ही इश्यू है। अगर हम परचेज किया हुआ मटेरियल को भी रिटर्न कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए एक तरीके से इश्यू ही है, राइट। और लॉस, जब मटेरियल का लॉस हो जाएगा। तो मटेरियल आने के दो तरीके, जब मटेरियल परचेज किया जाता है, या फिर जो मटेरियल हमने इश्यू किया था उसमें से कुछ मटेरियल हमें वापस रिटर्न होके मिला। मटेरियल इश्यू के तीन तरीके, मतलब मटेरियल कम होने के तीन तरीके, जब हम मटेरियल को इश्यू करते हैं, जब हम परचेज किए मटेरियल में से कुछ मटेरियल वापस रिटर्न करते हैं, और जब मटेरियल का वेस्टेज होता है, लॉस होता है, तो हमारा जो स्टॉक है वो कम हो जाता है। तीसरा डेटा जो हमें स्टोर का मेंटेन करना होता है वो होता है बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस, ये तीन डेटा होते हैं स्टोर से रिलेटेड। हमें इन तीन डेटा को रिकॉर्ड करना है। हमें रिसिप्ट को रिकॉर्ड करना है, हमें इश्यू को रिकॉर्ड करना है, हमें बैलेंस को रिकॉर्ड करना है, राइट। तो स्टोर्स लेजर इन तीनों डेटा को मेंटेन करता है, मटेरियल आना, मटेरियल जाना और मटेरियल का बैलेंस, राइट। तो स्टोर्स लेजर में रिसिप्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, इश्यू को रिकॉर्ड किया जाता है और बैलेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। रिसिप्ट के दो तरीके, परचेज करने पर या जो मटेरियल हमने इश्यू किया था उसमें से कुछ मटेरियल वापस रिटर्न हो गया। इश्यू के तीन तरीके, या तो हमने मटेरियल इश्यू किया, या फिर जो मटेरियल परचेज किया था उसमें से कुछ मटेरियल वापस रिटर्न किया, और तीसरा तरीका लॉस, राइट। बैलेंस तो बैलेंस है ही। अब बात आती है स्टोर लेजर में इन तीनों डेटा को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। फॉर्मेट, स्टोर्स लेजर का एक फॉर्मेट है।
उस फॉर्मेट में हमें स्टोर्स लेजर को प्रिपेयर करना होता है। क्या फॉर्मेट है मैं आपको बताता हूं। स्टोर्स लेजर बनता कैसे? स्टोर्स लेजर बनता कैसे? स्टोर्स लेजर में सबसे फर्स्ट, अच्छा जो स्टोर्स लेजर बनता है वो डेट वाइज बनता है, डेट वाइज बनेगा, राइट। सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, सबसे फर्स्ट कॉलम किसका होता है? डेट का। सेकंड कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स मतलब ट्रांजैक्शन क्या है उसको लिखना, परचेज है तो परचेज लिखना, परचेज रिटर्न है तो लिखना, इश्यू किया है तो इश्यू लिखना, लॉस है तो लॉस लिखना। पर्टिकुलर्स में हम ट्रांजैक्शन की डिटेल को लिखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन क्या है। उसके बाद हम रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस की डिटेल को लिखते हैं। रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस। रिसिप्ट में हम 3 कॉलम बनाते हैं। रिसिप्ट की हेडिंग में 3 सब हेडिंग, फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड रेट और थर्ड अमाउंट। इश्यू में अगेन 3 सब हेडिंग, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। और बैलेंस में अगेन 3 हेडिंग, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। स्टोर्स लेजर का ये फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया फिक्स फॉर्मेट है। स्टोर्स लेजर सबसे पहला कॉलम डेट, क्योंकि ये डेट वाइज बनता है, डेट, फिर उसका पर्टिकुलर्स, ट्रांजैक्शन का पर्टिकुलर, रिसिप्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, कितनी क्वांटिटी हमें रिसीव हुई। और रिसीव 2 तरीके से होता है, मैंने आपको बताया। जब हम परचेज करते हैं तब हमें मटेरियल रिसीव होता है, या फिर जो मटेरियल हमने इश्यू किया था अगर में उसमें से कुछ मटेरियल वापस रिटर्न होके आ गया तो वो भी हम कहाँ लिखते हैं? रिसिप्ट में लिखते हैं। रिसिप्ट में 2 ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। जब मटेरियल को खरीदा जाता है तो रिसिप्ट में लिखा जाता है, या फिर जो मटेरियल हमने इश्यू किया था उसमें से अगर कुछ मटेरियल वापस रिटर्न होके आ गया तो वो भी हम कहाँ लिखेंगे? रिसिप्ट में लिखेंगे। इश्यू में 3 ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। जब मटेरियल इश्यू किया जाता है फर्स्ट उस समय, सेकंड जब मटेरियल जो परचेज किया था उसमें से कुछ मटेरियल हमने वापस रिटर्न कर दिया तो वो इश्यू में लिखेंगे, और अगर मटेरियल का लॉस होता है तो, राइट। तो रिसिप्ट, इश्यू और पीछे क्या है? बैलेंस, कितनी क्वांटिटी, क्या रेट और उसका अमाउंट। अभी जो स्टोर्स लेजर है इसका फॉर्मेट तो फिक्स है, मगर स्टोर लेजर प्रिपेयर करने के भी बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड। स्टोर्स लेजर को प्रिपेयर करने के भी बहुत सारे मेथड है। मैं आपको बता दूं टोटल 15 मेथड है। कितने मेथड? 15। बट जो एग्जाम में आने लायक है वो है टोटल 5 मेथड, सॉरी 4 मेथड। कितने मेथड है? 4। कौन कौन से? पहला मेथड, अभी मैं आपको नाम बताऊंगा तो आपको याद भी आ जाएगा क्योंकि ये आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे। पहला मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड। सेकंड मेथड लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तीसरा मेथड वेटेड एवरेज मेथड, और फोर्थ सिंपल एवरेज मेथड। 4 मेथड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो स्टोर लेजर के एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट ये जो 4 मेथड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम बाकी के मेथड भी, जो बाकी के रिमेनिंग मेथड है वो भी डिस्कस करेंगे, बट वो थियोरी में डिस्कस करेंगे, वो प्रैक्टिकल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उनका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं दे रखा। हम केवल 4 मेथड को डिस्कस करने वाले हैं, फीफो, लिफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। फीफो का मतलब क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ये कहता है कि जो मटेरियल हमें पहले मिला वो पहले इश्यू होगा, जो मटेरियल हमें पहले मिला वो पहले इश्यू होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 1 जनवरी को मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक था। 1 जनवरी को स्टोर लेजर मैंने स्टार्ट किया बनाना। 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक था 5000 किलो एट द रेट 10
उसका अमाउंट हो गया 50,000, राइट। 3 जनवरी को मैंने परचेज किया, अगला ट्रांजैक्शन 1 जनवरी के बाद अगला ट्रांजैक्शन 3 जनवरी को। 3 जनवरी को मैंने परचेज की, मान लो 10,000 क्वांटिटी एट द रेट 12 रुपीज पर केजी, अमाउंट हो गया 1,20,000। तो 3 जनवरी को जैसे ही ट्रांजैक्शन लिखे हाथों हाथ बैलेंस लिखना है, हाथों हाथ हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको बैलेंस निकालना है। 3 जनवरी को मेरे पास में 5,000 किलो 10 रुपए की रेट से 50,000 रुपए का, ये तो पहले से पड़ा है, और मैंने 3 जनवरी को 10,000 किलो और परचेज किया 12 रुपए की रेट से, इसका अमाउंट हो गया 1,20,000, राइट। अब मान लेते हैं दे रखा है कि हमने 4 जनवरी को टोटल 7,000 केजी मटेरियल इशू किया। कितना मटेरियल इशू किया? 7,000। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या कहता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहता है कि आप 7,000 किलो इशू कर रहे हो, आप सबसे पहले जो मटेरियल आपको पहले मिला वो पहले इशू करोगे, उसके बाद बाकी में से, फिर अगले में से। मतलब आप 7,000 किलो इशू करो तो पहले आप 5,000 किलो को इशू करो। 5,000 किलो हम 10 रुपए की रेट से सबसे पहले इशू करेंगे, और जो रिमेनिंग क्वांटिटी है 2,000 किलो वो हम 10,000 किलो में से इशू करेंगे। 10,000 किलो की रेट क्या थी? 12 रुपए। तो हम 2,000 किलो 12 रुपए की रेट से इशू करेंगे, मतलब 24,000। तो ये जो 5,000 किलो तो हमने इशू कर दिया, 10,000 में से भी 2,000 इशू कर दिया, तो हमारा स्टॉक 4 जनवरी को बचा 8,000 किलो एट द रेट 12, अमाउंट 96,000। ये हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जो मटेरियल पहले मिला उसको पहले इशू किया जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो मेथड ये कहता है कि जो मटेरियल बाद में मिला वो पहले इशू किया जाएगा। अगर मैं यहां पर लिफो मेथड को यूज करूं इसी एग्जांपल में, तो मैंने कितना इशू किया? 7,000। 7,000 हम पूरा का पूरा इस 10,000 में से इशू करेंगे। 10,000 में से 7,000 किलो इशू किया जाएगा। 7,000 इशू करेंगे, रेट 12, अमाउंट 84,000, राइट। तो इसका मतलब वो जो 5,000 किलो है वो तो हमारे पास है ही 4 जनवरी को 50,000 रुपए, और 10,000 में से हमने 7,000 इशू किया, रिमेनिंग क्वांटिटी 3,000 जिसकी रेट 12, 36,000। लिफो मेथड कहता है कि जो मटेरियल हमें बाद में मिला उसको हम पहले इशू करेंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट। आई थिंक आप लोगों ने वैसे ये पढ़ रखा होगा। फीफो लिफो, एक होता है वेटेड एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं। वैसे हम जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा डिटेल में करेंगे तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा, और हो सकता है आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ होगा। वेटेड एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं, 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक था 5,000 किलो एट द रेट 10, अमाउंट हो गया 50,000। फिर 3 जनवरी को हमने 10,000 किलो और परचेज किया 12 की रेट से 1,20,000। इसका मतलब है अगर मैं 3 जनवरी को जो मटेरियल हमने परचेज किया, अगर वो ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी में ऐड कर दूं, मतलब 5,000 किलो मेरे पास पहले से था, 10,000 किलो मैंने और परचेज किया, तो दोनों क्वांटिटी को हम ऐड कर देंगे। दोनों क्वांटिटी मिलेगी तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 15,000। 5,000 किलो का अमाउंट कितना? 50,000। 1,20,000 किलो, 1,20,000 ये अमाउंट है 10,000 किलो का, दोनों अमाउंट को भी ऐड कर दो तो 50,000 प्लस 1,20,000, इट इज 1,70,000। मतलब मैंने क्या किया, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर दी, अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दिया। तो अब मेरे पास 3 जनवरी को मेरे पास 15,000 किलो का स्टॉक था और टोटल अमाउंट है 1,70,000। तो मैं अब एक नई रेट निकालूंगा। टोटल अमाउंट 170 डिवाइडेड बाय 15,000, इट इज 11.333। मतलब अब मैं ये मान लूंगा कि मेरा जो टोटल क्वांटिटी का स्टॉक है वो 15,000 किलो है और टोटल अमाउंट उसका 170 है और उसकी रेट है 11.33। अब 10 रुपए की रेट से मुझे मतलब नहीं, अब मुझे 12 रुपए की रेट से मतलब नहीं, अब मुझे मतलब है कि मेरे पास में जो 15,000 किलो का स्टॉक है उसकी रेट 11.33 है।
मैंने क्या किया, मैंने वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर ली, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर दी, अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दिया और एक नई रेट निकाल दी विच इज 11.33। अब अगर मैं 4 जनवरी को 7000 kg इश्यू कर रहा हूं तो उसकी रेट क्या होगी, 11.33। समझा? तो ये होता है वेटेड एवरेज मेथड। ये 3 मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? फीफो, लिफो और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में क्या करते हैं, सिंपल एवरेज में हम केवल रेट का सिंपल एवरेज करते हैं। रेट का सिंपल एवरेज का मतलब क्या, सिंपल एवरेज में अगर इसको, अच्छा, सिंपल एवरेज में जब हम स्टोर लेजर प्रिपेयर करते हैं तो बैलेंस में रेट का कॉलम नहीं होता। कौन सा कॉलम नहीं होता? रेट का कॉलम नहीं होता। बैलेंस में रेट का कॉलम होता ही नहीं है। हमने 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक 5000 किलो 10 रुपए की रेट से 50,000, फिर हमने परचेज किया 10,000 किलो 12 रुपए की रेट से, ये हो गया 1,20,000। तो हमारी क्वांटिटी 5000 किलो से 15,000 किलो हो गई और अमाउंट 50,000 से 170 हो गया। ठीक है, रेट का कॉलम नहीं बनाना होता है सिंपल एवरेज में। 4 जनवरी को हमने 7,000 किलो इशू किया, तो जो 7,000 किलो इशू किया उस दिन हमारे पास 2 रेट के मटेरियल थे, एक 10 रुपए की रेट का मटेरियल और एक 12 रुपए की रेट का मटेरियल। मतलब हमारे ये जो 15,000 किलो का स्टॉक है, 15,000 किलो है, इसमें 5,000 किलो की रेट तो 10 रुपए और 10,000 किलो की रेट 12 रुपए। 10 रुपए की रेट और 12 रुपए की रेट दोनों का सिंपल एवरेज करो। सिंपल एवरेज का मतलब 10 + 12 डिवाइडेड बाई 2 इट इज 11। हम ये जो 7,000 किलो इशू करेंगे ये 11 रुपीज की रेट पर इशू करेंगे। इट इज सिंपल एवरेज मेथड। वैसे अगर एग्जाम में स्टोर लेजर का क्वेश्चन बनता है, मान लो बनता है, क्योंकि स्टोर लेजर वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर स्टोर लेजर का क्वेश्चन बनता है तो चांसेज ये रहेंगे कि फीफो, लिफो और वेटेड एवरेज का क्वेश्चन आएगा। सिंपल एवरेज के आने के चांसेज वैसे नहीं के बराबर है। हम तो करेंगे क्वेश्चन के अंदर जिसमें सिंपल एवरेज को भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये है स्टोर लेजर। स्टोर लेजर को बनाने के भी मैंने आपको 4 मेथड बताए, फीफो, लिफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, राइट। अब देखो थोड़ा और इसको डिस्कस करते हैं, 2-4 पॉइंट और डिस्कस करते हैं। परचेज को कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये मैंने आपको बताया, इश्यू को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, परचेज को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इश्यू को कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये मैंने आपको बताया। इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट। जैसे मान लो मैंने यहाँ 7,000 kg इशू किया, मगर 5 जनवरी को ये जो 7,000 kg मैंने इशू किया था इसमें से 500 किलो रिटर्न होके आ गया। 500 किलो रिटर्न होके आ गया, उस डिपार्टमेंट ने 500 किलो वापस रिटर्न कर दिया। रिटर्न कितना, तो ये रिटर्न कहां पर लिखेंगे हम, रिसिप्ट में, क्योंकि स्टोर के लिए तो वो मटेरियल रिसिप्ट हो गया। अगर डिपार्टमेंट हमें रिटर्न कर रहा है तो स्टोर के लिए तो वो रिसिप्ट है, तो वो रिटर्न 500 किलो जो हम रिसिप्ट के कॉलम में लिखेंगे। और हमने उस डिपार्टमेंट को वो 500 वो जो मटेरियल इशू किया था वो क्या रेट पर किया था, मान लो हमने 11 रुपीज की रेट पर किया था, तो यहां पर 11 रुपीज की रेट आएगी 5,500। समझा? अच्छा, इश्यू में भी मैंने आपको बताया, ये तो आपको समझ में आ गया रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट कैसे लिखना होता है। तो परचेज को आप समझ में आ गए, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट कैसे लिखते हैं वो समझ में आ गया, इश्यू कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का मतलब है जो मटेरियल परचेज किया था उसमें से हमने रिटर्न कर दिया। मान लो यहां पर दे रखा है कि 5 जनवरी को हमने जो मटेरियल परचेज किया था 3 जनवरी को 10,000 किलो 12 रुपए की रेट से, उसमें से 1,000 किलो हमने सप्लायर को वापस रिटर्न कर दिया। रिटर्न किया सप्लायर को, मतलब हमारे स्टोर में मटेरियल कम हो गया। तो मटेरियल कम होना हम कहां लिखेंगे, इश्यू वाले कॉलम में लिखेंगे। वैसे वो इश्यू नहीं है, मटेरियल इशू करने का मतलब केवल मटेरियल इशू करना ही उसमें कवर नहीं होता है। अगर मटेरियल जैसे भी कम होता है वो सब इशू वाली डिटेल में लिखेंगे। मतलब मटेरियल इशू, यहाँ जो इशू हमने लिखा है इसका मतलब है जैसे ही स्टोर में से मटेरियल कम होता है, चाहे कोई भी तरीके से कम हो, वो इशू वाले कॉलम में लिखा जाएगा। तो हमने सप्लायर को मटेरियल वापस रिटर्न किया 1000 किलो 5 जनवरी को, तो हम कहाँ लिखेंगे इसको,
इश्यू वाले कॉलम में लिखेंगे 1000 किलो हमने रिटर्न किया, और हमने क्या रेट से खरीदा था, 12 रुपए की रेट से, 12 रुपए की रेट से हमने रिटर्न किया। तो हमारा वो जो 10,000 किलो है जिसमें से हमने 1000 किलो रिटर्न कर दिया, वो स्टॉक बैलेंस में 9000 किलो बच जाएगा, मतलब वो स्टॉक कम हो जाएगा जिसकी रेट 12 रुपए थी। समझ गया? तो इस तरीके से हम रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड करते हैं और परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करते हैं। एक और ट्रांजैक्शन है और वो है लॉस। लॉस से मटेरियल का स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा? दिखती बात है, घटेगा। तो मटेरियल का स्टॉक घटेगा तो कहां लिखना है? इश्यू वाले कॉलम में। कहां लिखना है? इश्यू वाले कॉलम में। अब यहां पर एक दिक्कत है, लॉस दो तरीके के होते हैं। मटेरियल का जो लॉस होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या? वो लॉस जिसके बारे में हमने पहले से एस्टिमेट करके रखा था, वो लॉस जिसके बारे में हमने पहले से सोच के रखा था कि इतना तो लॉस होगा ही होगा। जिस लॉस के बारे में हमने पहले से सोच के रखा था, जो नॉर्मली होता ही है, हम उसको कहते हैं नॉर्मल लॉस। अगर लॉस नॉर्मल नहीं है मतलब वो एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल लॉस जिसके बारे में हमने पहले से सोच के नहीं रखा था। मान लो स्टोर में 1000 किलो का लॉस हो गया, मटेरियल खराब हो गया, वेस्टेज हो गया, मगर हमने कहा हमने पहले से सोच के रखा था इतना तो लॉस हो गई, इट मीन्स इट इज नॉर्मल लॉस। बट जिस लॉस के बारे में हमने पहले से सोच के नहीं रखा था, जिसका पहले से कोई प्रोविजन हमने सोच के नहीं रखा था, इट मीन्स इट इज एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का क्या एडजस्टमेंट होता है, एबनॉर्मल लॉस का क्या एडजस्टमेंट होता है, मैं आपको दोनों टाइप के लॉस के बारे में बताता हूं। नॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट क्या होता है? नॉर्मल लॉस में हम क्वांटिटी तो कम करते हैं, क्योंकि स्टोर का लॉस तो वही, स्टोर में मटेरियल का लॉस तो वही है, तो हमें क्वांटिटी को तो कम करना ही पड़ेगा। बट उसमें अमाउंट कम नहीं होता, मतलब जो रिमेनिंग आउटपुट, रिमेनिंग हमारे पास जो मटेरियल है उसकी रेट इन्फ्लेट हो जाती है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं, जैसे ये वाले लेते हैं, यहां मान लेते हैं 4 जनवरी को 1000 किलो का लॉस हो गया। 1000 किलो का लॉस हो गया, राइट? तो कहां लिखोगे? इश्यू वाले में लिखोगे। और कहते हैं ये लॉस, यहां पर लिखेंगे, ये कहते हैं क्वेश्चन में दे रखा है कि ये लॉस नॉर्मल लॉस है, ये लॉस नॉर्मल लॉस है। तो यहां लिखेंगे 4 जनवरी को नॉर्मल लॉस, इश्यू में लिखेंगे 1000, मगर रेट और अमाउंट में कुछ नहीं लिखेंगे। मतलब उस लॉस को हम रिमेनिंग मटेरियल पर एडजस्ट करेंगे। कैसे? 15,000 किलो हमारे पास स्टॉक था, अब हमारे पास स्टॉक कितना बच गया? 14,000, मगर अमाउंट तो हमने कुछ लिखा ही नहीं, मतलब अमाउंट सेम टू सेम रहेगा 170। तो 170 डिवाइडेड बाय 14,000, अब जो रेट है वो हो गई 12.14। जो रिमेनिंग मटेरियल है, जो रिमेनिंग गुड्स है, उसकी रेट इन्फ्लेट हो जाएगी। इट इज नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस में क्वांटिटी तो कम करनी है, क्योंकि क्वांटिटी का तो लॉस हुआ ही है, मगर अमाउंट पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमाउंट सेम रखेंगे। इसका मतलब है जो रिमेनिंग मटेरियल है उसकी रेट इन्फ्लेट हो जाएगी। इट इज नॉर्मल लॉस। बट इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस, जैसे आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, लॉस बाय फायर, मटेरियल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, आप उसका क्या एडजस्टमेंट करते हो? ट्रेडिंग अकाउंट में आप परचेज को लिखते हो और फिर आप बनाते हो P&L अकाउंट, राइट? तो जब हम ट्रेडिंग में परचेज को लिखते हैं, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारी परचेज टोटल 10 लाख रुपए की है और लॉस बाय फायर 50,000 रुपए, तो आप इस लॉस बाय फायर 50,000 का क्या एडजस्टमेंट करते हो? आप उसको परचेज में से माइनस कर देते हो। अगर मटेरियल लॉस बाय फायर है या मटेरियल लॉस बाय थेफ्ट है, तो हम उसको परचेज में से कम कर देते हैं और फिर उस लॉस बाय फायर को या लॉस बाय थेफ्ट को हम कहां ले जाकर लिखते हैं? P&L अकाउंट में लिखते हैं। मतलब हम ट्रेडिंग अकाउंट में से उसको निकाल कर P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं।
कुछ ऐसा ही एडजस्टमेंट यहाँ भी होना है। हमें उस लॉस को, अगर वो एबनॉर्मल लॉस है तो उसको मटेरियल में से निकाल कर कहाँ ले जाकर लिखना है, P&L अकाउंट में लिखना है। अगर लॉस एबनॉर्मल है तो आप वैसा ही ट्रीटमेंट करोगे जैसा आप मटेरियल इशू करने पर करते हो। अगर मटेरियल को इशू किया जाए तो आप कैसे लिखते हो उसको स्टोर लेजर में, सेम वैसा ही लिखना है। जैसे मान लो ये कहते हैं कि ये जो 1000 किलो है ये एबनॉर्मल लॉस है, ये एबनॉर्मल लॉस है, राइट। तो यहां पर मान लो हम फीफो मेथड काम में लेते हैं। 5000 किलो पहले से था जिसकी रेट 10 रुपए, 50,000, और हमने 3 जनवरी को 10,000 किलो परचेज किया 12 रुपए की रेट से 1,20,000। मान लो दे रखा है 4 जनवरी को लॉस हो गया 1000 किलो का, और ये लॉस एबनॉर्मल लॉस है। मैं आपको दोनों बता देता हूं एक बार वापस से। अगर लॉस एबनॉर्मल लॉस होता है तो क्या करते हैं, अगर लॉस नॉर्मल लॉस है तो क्या करते हैं, फीफो मेथड मान लेते हैं, काम लेते हैं। अगर एबनॉर्मल लॉस है 1000 किलो का, 1000 किलो का एबनॉर्मल लॉस, फीफो मेथड है तो दिखती बात है क्वांटिटी कहां से कम होगी, फर्स्ट वाले में से कम होगी। मटेरियल अगर इश्यू करते हैं 1000 किलो तो हम क्वांटिटी कहां से लेंगे, 5000 किलो में से लेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में। तो हम 1000 किलो, रेट क्या 10 और ये 10,000। मगर ये जो 10,000 रुपए का अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसी डिपार्टमेंट से चार्ज नहीं होगा, क्योंकि हमने ये मटेरियल किसी डिपार्टमेंट को इश्यू नहीं किया है। इट इज एबनॉर्मल लॉस। तो यहां ब्रैकेट में लिखेंगे इट इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो 5000 में से 1000 कम हो गए, ये 4000, रेट 10 रुपए और 40,000, और 10,000 किलो, रेट 12 रुपए, 1,20,000। अगर लॉस एबनॉर्मल लॉस है तो हमने सेम वैसा ही किया है जैसे हम मटेरियल इशू करने पर करते हैं। मतलब एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट सेम वैसा ही होता है जैसे मटेरियल इशू करने पर हम करते हैं। अभी मान के चलो हमने मटेरियल को इशू किया, बस यहां पर आपको इशू नहीं लिखना है, आपको यहां पर क्या लिखना है, एबनॉर्मल लॉस, ब्रैकेट में क्या लिखना है, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अगर ये लॉस नॉर्मल लॉस होता तो हम कैसे लिखते, अगर ये लॉस नॉर्मल लॉस है तो कैसे लिखते, तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, 4 जनवरी नॉर्मल लॉस। हम क्या करते, 1000 किलो लिखते क्वांटिटी में, मगर अमाउंट में कुछ नहीं लिखते। फीफो मेथड है तो ये क्वांटिटी किस में से कम होगी, 5000 किलो में से कम होगी। 5000 किलो में से 1000 कम करेंगे तो ये बचेगा 4000 किलो, मगर अमाउंट सेम रहेगा 50,000। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 4000, रेट हो जाएगी 12.5। हाँ, जो रिमेनिंग 10,000 किलो है उस पर तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। 10,000 12 रुपए की रेट से 1,20,000। मतलब नॉर्मल लॉस में क्वांटिटी कम हो जाती है मगर अमाउंट सेम रहता है, तो जो स्टॉक में जो बैलेंस है उसमें स्टॉक की जो रेट है वो इन्फ्लेट हो जाती है। इसलिए नॉर्मल लॉस को हम इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड भी कहते हैं। अगर हम लॉस को नॉर्मल लॉस मानते हैं इसका मतलब है हम इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड को यूज करें, क्योंकि जो रिमेनिंग स्टॉक है उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, इन्फ्लेट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो 10 रुपए की रेट का मटेरियल था अब वो 12.5 रुपए की रेट का मटेरियल हो गया। तो ये हो गया एबनॉर्मल लॉस, ये हो गया नॉर्मल लॉस। लिखना इशू में ही है। एबनॉर्मल लॉस सेम एज इशू, जैसे इशू किया है वैसे ही करना है, बस वहां पर पर्टिकुलर्स में आपको एबनॉर्मल लॉस लिखना है, ब्रैकेट में ट्रांसफर टू P&L लिखना है। नॉर्मल लॉस में क्वांटिटी कम होगी, रेट और अमाउंट में कुछ नहीं आएगा, तो जो स्टॉक बच होगा उसकी क्वांटिटी कम होगी, अमाउंट सेम रहेगा, तो उसकी जो रेट है वो इन्फ्लेट हो जाएगी, राइट। ये हो गया नॉर्मल लॉस। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा हो, ऐसा लिखा हुआ है लॉस हो गया, वेस्टेज हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम उसको क्या मानते हैं, नॉर्मल या एबनॉर्मल। अगर क्वेश्चन में कोई नहीं, कुछ डिटेल नहीं दे रखी है कि लॉस नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि लॉस एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल का ट्रीटमेंट वैसे भी आसान होता है। एबनॉर्मल का ट्रीटमेंट तो वैसे जैसे इश्यू का ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ही करना होता है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो आपको लॉस को एबनॉर्मल लॉस मानना है।
अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा हो कि लॉस इज नॉर्मल लॉस, या दे रखा है कि आप इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड का यूज करो, मतलब नॉर्मल लॉस मानना है और नॉर्मल लॉस की तरह उसका ट्रीटमेंट करना है, लॉस का नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीटमेंट करना है, राइट। तो स्टोर लेजर कैसे बनाते हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम उसको सॉल्व भी करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारे पॉइंट भी कवर हो जाएंगे। परचेज का एडजस्टमेंट, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट का एडजस्टमेंट, इशू का एडजस्टमेंट, परचेज रिटर्न का एडजस्टमेंट, लॉस का एडजस्टमेंट। मैंने तो आपको बहुत छोटे से तरीके से बताया, मगर हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टोर लेजर के बारे में समझ में आएगा। जब आप डिटेल में स्टोर लेजर प्रिपेयर करोगे, फीफो से, लिफो से, सिंपल एवरेज से और वेटेड एवरेज से। मैं आपको बता दूं केवल ये 4 मेथड ही नहीं होते, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, बट वो बाकी के जो मेथड है वो हम थियोरी में पढ़ेंगे, इस चैप्टर की थियोरी जब हम डिस्कस करेंगे। ओके, वैसे स्टोर लेजर ये जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के चांसेज बहुत कम है, बट हाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि 0 चांसेज है, चांसेज कुछ तो है, हो सकता है हमारे अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आना हो। तो स्टोर लेजर के हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टोर लेजर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।